गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुओं का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जिस टेफ्लॉन का जिक्र मैंने पार्ट 1 में किया था, उसी टेफ्लॉन के बारे में मैं बता रही हूँ कि वर्तमान युग में प्लास्टिक की एक आवश्यकता है, यानी प्लास्टिक ज़रूरत है। कोई भी क्षेत्र इससे दूर नहीं रहा। टेफ्लॉन जो है किससे बना होता है? पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इसी कारण तो हम नॉन स्टिक पैन पर डोसा आदि बना लेते हैं, कोई भी चीज़ बना लेते हैं, लेकिन वो नॉन स्टिक जो लेयर होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। और यह टेफ्लॉन कैसी होती है? अज्वलनशील होती है, यानी ज्वलनशील नहीं है, जलती नहीं है। इसी गुण के कारण इसका प्रयोग वस्तुओं पर पर्दा चढ़ाने में किया जाता है। अब वार्निंग देखते हैं बच्चों, चेतावनी देखते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए उपयोगी तो है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। आप जानते हो प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह है क्योंकि ये सड़ती नहीं है। पॉलीथीन जलाने पर इससे धुआं वायुमंडल में, पॉलीथीन जलाने पर क्या होता है, इससे जहरीली गैसें बनती हैं जो वायुमंडल में फैल करके पर्यावरण को गंदा करती, दूषित करती हैं। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थान पर फेंक दी जाती है, जो जानवर खाकर बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः सड़ गल कर नष्ट नहीं हो पाती हैं। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ आदि यहाँ वहाँ फेंकने पर सीवर लाइन और नालियों में फंस कर नालियों को चौक कर देती है और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग करना जरूरी है। इसका दुरुपयोग पर रोक लगाना हम सभी का कर्तव्य है। यानी बच्चों आप समझिए पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान है। उसके फायदे तो हैं बट नुकसान भी बहुत है। नंबर 1, पॉलीथीन की थैलियाँ जो जलाई जाती हैं, जलने पर बहुत जहरीली गैसें बनती हैं, धुआं बनता है और वो सब धुआं कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है और वो जिससे कि हमारे पर्यावरण को, वो जो गैसें होती हैं वो पर्यावरण को दूषित करती हैं। नेक्स्ट है कि जो पॉलीथीन में जो सब्जियां, जो घर की सब्जियां बच जाती हैं वो पॉलीथीन में बंद करके बाहर फेंक दी जाती हैं, जिससे जानवर खाते हैं और जानवर बीमार पड़ जाते हैं। और नेक्स्ट है, अगर ये पॉलीथीन जो है खेतों आदि में पड़ जाती है तो वो क्या होता है, पानी, खेतों में पानी दिया जाता है तो जहाँ पॉलीथीन होती है वहाँ नीचे पानी नहीं जा पाता, ये भी नुकसान है। और नेक्स्ट नुकसान ये है कि ये जो पॉलीथीन है नालियों में जब गिर जाती है तो नालियों को चौक कर देती हैं, यानी पानी को नहीं निकलने देती हैं। ये सब पॉलीथीन से हानियाँ हैं। तो हम सभी को कोशिश करना है कि पॉलीथीन का उपयोग करें और दुरुपयोग पर रोक लगाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कांच। आप जानते हैं कांच की बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं और प्रयोगशाला में बहुत सारे उसके उपकरण भी होते हैं। तो देखिए कांच की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, गोल पेंदी वाला फ्लास्क होता है, शंकुकार फ्लास्क होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, कीप होती है, फनल के प्रिज्म होता है ना। और क्या होता है, ये आपका दर्पण होता है जिसमें हम डेली दर्पण में देख करके हम मेकअप करते हैं या तैयार होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप में जो उसके लेंसेस हैं वो किससे बने होते हैं? कांच से बने होते हैं। इस तरह माइक्रोस्कोप में भी, और स्पेक्स यानी चश्मा में के लेंस भी कांच के बने होते हैं। अब हम कांच के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों कि कांच क्या चीज़ है और कैसे बनाई जाती है, ठीक है। आइए स्टडी करते हैं कांच के बारे में। दिए गए चित्र में 2.2 का अवलोकन करें। देखिए चित्र को देखिए, इसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। यानी जो भी आप चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं तो वो चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई होती हैं। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, ठीक है। ये जो वस्तुओं के निर्माण में, यानी कांच की वस्तुओं के निर्माण में क्या होता है, कांच जो है अनेक रूपों में यूज किया जाता है। इनका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण, यानी कांच का प्रयोग कहाँ हो रहा है, खिड़की के शीशे बनाने में, वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका प्रयोग प्रकाशिक यंत्र या लेंस के निर्माण में भी किया जाता है। कांच यौगिक नहीं है, यानी यौगिक जैसे कांच जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खाने का सोडा है ना, धावन सोडा, लाल दवा, इस तरह के केमिकल नहीं, यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है। यानी कांच क्या है, कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है।
साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। साधारण कांच जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, ये कांच की प्रॉपर्टी है। ठीक है, गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अति शीतल द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, इसकी गुणवत्ता उनके अवयवों पर डिपेंड करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार, ये कांच जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कांच के कितने प्रकार हैं? नंबर 1 साधारण या मृदु कांच। ठीक है, साधारण या मृदु कांच। और सेकंड है कठोर कांच, थर्ड है फ्लिंट कांच या फिर प्रकाशिक कांच। तो सबसे पहले हम मृदु कांच के बारे में पढ़ेंगे। मृदु कांच में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और चूना, पत्थर, सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। यानी मृदु कांच का संगठन कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर सिलिका से मिलकर मृदु कांच बनाया जाता है, जिसे साधारण कांच भी कहते हैं। इसका उपयोग बोतल, परखनली, ठीक है, और खिड़की के शीशे बनाने में किया जाता है। अब कठोर कांच में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम की जगह पोटेशियम जुड़ जाएगा, बाकी सब वही होगा। कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट होगा, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। क्या? कठोर कांच। इसका उपयोग, कठोर कांच का प्रयोग कहाँ होता है? फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के ऊपर बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच। प्रकाशिक कांच में क्या है बच्चों? जो कठोर कांच या मृदु कांच में जो भी चीज़ें मिली हैं वो सभी के सभी फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच में मिली होती हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट किस में मिला था? आपका मृदु कांच में। पोटेशियम कार्बोनेट कठोर कांच में। अब इसमें एक चीज़ और एडिशनल हो गई, बोरिक एसिड और सिलिका दोनों में मिला था कि मिश्रण को गर्म करने पर फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच प्राप्त किया जाता है। यानी प्रकाशिक कांच में सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका का मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे क्या क्या बनाए जाते हैं बच्चों? प्रिज्म बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र के लेंस। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों की लेंस भी फ्लिंट कांच से निर्मित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, चश्मों की लेंस किससे बनाए जाते हैं बच्चों? फ्लिंट कांच से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जीके का क्वेश्चन भी है। कुछ और भी जाने क्या धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? क्या फैशन में लगाए जाते हैं? बताइए। तो आज हम जानेंगे कि धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं। धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। धूप मीन्स जो सनलाइट है उससे बचने के लिए लगाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में जाने पर साफ दिखाई न देने का अनुपयोगी हो जाते हैं। यानी पहले जो चश्मे यूज होते थे धूप छाँव वाले, उनमें क्या था कि जो उनके चश्मों के कांच थे उसमें सीरियम ऑक्साइड मिला होता था, जिसके कारण वो स्थायी रूप से रंगीन हो जाते थे। और धूप से जब छाँव में आते थे तो छाया में वो क्लियर नहीं दिखाई देता था, इसलिए ये यूजलेस हो गए, अनुपयोगी हो गए। लेकिन आजकल किस प्रकार के धूप छाँव के चश्मे चल रहे हैं? फोटोक्रोमिक कांच की लेंसों के बने होते हैं। धूप छाँव के चश्मों के जो लेंस होते हैं वो बने होते हैं फोटोक्रोमिक कांच की। ठीक है, अब फोटोक्रोमिक कांच में कौन सा केमिकल, कौन सा कंपाउंड मिला होता है? इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। क्या मिला? तो सिल्वर आयोडाइड मिला था। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर के सिल्वर और आयोडाइड बनाता है। यानी धूप में सिल्वर और आयोडाइड में टूट जाता है। सिल्वर की यह परत जो होती है चश्मे की लेंस को गहरा रंग प्रदान करती है, जिससे छाया महसूस होती है। धूप में छाया में सिल्वर आयोडाइड पुनः जुड़ करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है और हमें छाया में भी क्लियर दिखता है। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में जब गर्म करते हैं तो उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। यानी स्थायी रंग के जब कलरफुल कांच की चीज़ें बनाई जाती है तो उसमें जब भट्टी में कांच को गर्म करते हैं ना, तो उसमें क्या धात्विक ऑक्साइड मिला देते हैं। गर्म करते समय, गर्म करने पर वो पानी की तरह से हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो उसी समय ही कलर मिलाए जाते हैं, धात्विक ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, जिससे वो परमानेंट कलर हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड में कौन से? जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से कौन सा नीला कलर होता है? नीला रंग। फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग, ठीक है, और क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, ठीक है,
क्रोमियम ऑक्साइड कौन सा कलर देता है? हल्का हरा। सीरम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड पीला रंग देता है, जिससे पीला रंग का कांच बनाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियाँ को बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप इतना जानने के बाद अब तो पता है हो ही गया होगा बच्चों कलरफुल चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मृतिका। मृतिका क्या है? मृतिका किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है, एग्जाम में अच्छे से आता है। आप घूमने जाइए, कुम्हार के द्वारा बनाए कच्चे एवं पके हुए मिट्टी के बर्तनों आदि को देखिए, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का यूज करता है, जिसे क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी या क्ले। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चौक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं। गुथी हुई मिट्टी से भले कुम्हार जो है चौक के द्वारा कच्चे बर्तन बनाता है, फिर उसे उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर भट्टी में पकाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृतिका कहा जाता है। तो हम क्वेश्चन मृतिका किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे कि चिकनी मिट्टी, यानी यहाँ से लिखेंगे गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चौक द्वारा कच्चे बर्तनों को भट्टी में उच्च ताप पर पकाने को ही मृतिका कहते हैं। ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों थोड़ा सा। चीनी मिट्टी की भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है। चीनी मिट्टी जिसके कप बनाए जाते हैं, केटली बनाई जाती है, उसकी बात हो रही है। तो चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की मृतिका है। इससे क्या बनते हैं? चीनी मिट्टी के कप प्लेट, केटली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर, बिजली के फ्यूज होल्डर आदि बनाए जाते हैं। घर में आपने देखा होगा फ्यूज होल्डर, है ना, प्लग के होल्डर, ये सब बनाए जाते हैं। अब ये किससे बनती है? जो आपकी मिट्टी है, यानी चीनी मिट्टी किससे बनती है, जिसे क्ले कहते हैं? ये आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इस मिट्टी को बारीक छान कर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है। यानी फेल्सपार, आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से जो मिट्टी बनती है, इसको पहले क्या करते हैं? बारीक छानते हैं और फिर आटे की तरह गूंथते हैं और कुछ दिनों के लिए इसे रख देते हैं। फलस्वरूप पिघले हुए प्लास्टिक की तरह एकदम लचीली हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। आप इसे मनचाहे सांचों में डालकर खिलौने, मूर्तियाँ और टाइल्स आदि बनाते हैं। इन्हें सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक सुंदर बनाने के लिए बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला देते हैं, जिसका पहले अभी जिक्र किया था, उन्हीं को मिला देते हैं। जिस कलर को मिलाना होता है उसी कलर से संबंधित केमिकल को मिला देते हैं, ठीक है। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद क्या करते हैं? भट्टी में अरेंज करके उसे हाई टेम्परेचर पकाते हैं, पर इस प्रकार ये पोरस हो जाती है, यानी छेद हो जाते हैं इसमें। इन पर अन्य केमिकल जैसे लेड ऑक्साइड तथा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा कर और अधिक गर्म किया जाता है, यानी जो पक जाते हैं, क्ले के बने हुए बर्तन पक जाते हैं और जिससे वो पोरस हो जाते हैं। अब इसके पकने के बाद भी क्या करते हैं? अन्य केमिकल जैसे लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का इस पर लेप चढ़ाया जाता है और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघल कर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढक कर इन्हें वाटरप्रूफ बनाते हैं, यानी पानी का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे वाटरप्रूफ कहते हैं। चलिए बच्चों, आइए अब हम जानेंगे साबुन क्या होता है, जो हम बहुत यूज करते हैं, नहाने में भी यूज करते हैं, कपड़े धोने में भी यूज करते हैं। तो साबुन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कुछ साबुन औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्किन का प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ईचिंग हो जाती है, खुजली होती है, तो उस केस में डॉक्टर ऐसे साबुन को सजेस्ट करते हैं जो औषधि होते हैं। वो साबुन कैसे बनाए जाते हैं? जिन साबुनों का उपयोग त्वचा के रोगी करते हैं, जिन साबुनों का प्रयोग उन्हें उसमें क्या होता है, उन साबुनों में क्या होता है, कुछ मात्रा में कार्बोनिक अम्ल होता है, गंधक और नीम का तेल आदि मिले होते हैं। रासायनिक रूप से में साबुन उच्च बसी अम्ल, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड तथा वनस्पति की आपस में पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। साबुन कैसे बनाए जाते हैं? साबुन में सोडियम पोटेशियम के लवण, यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड प्लस फैट या फिर तेल की पारस्परिक क्रिया के द्वारा साबुन बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है अपमार्जक। अपमार्जक क्या है? आइए जाने अपमार्जक क्या है। बाजार में जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं, तब क्या होता है? तब दुकानदार साबुन की जगह टिकिया देता है
उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता। तो आजकल जो कपड़े धोने के लिए हम टिकिया यूज़ कर रहे हैं, जैसे रिन शक्ति है ना, रिन शक्ति है, घड़ी आदि, ये सब टिकिया यूज़ कर रहे हैं। ये टिकिया ही क्या है, डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट को हिंदी में हम अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। अब डिटर्जेंट पहले जो यूज होता था साबुन येलो कलर का, उसमें एक खास प्रॉब्लम थी कि ये जो पानी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर जल होता है और मृदु जल होता है। तो मृदु जल में मिनरल सॉल्ट कम होते हैं, जिसके कारण साबुन का झाग अच्छे से आता है। कठोर जल में ये मिनरल सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, यानी खनिज लवण ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण साबुन झाग कम दे पाता है। ठीक है, तो ये समस्या उस येलो कलर के साबुन में जो पहले आते थे उसमें रहती थी। लेकिन जो आजकल चल रहे हैं डिटर्जेंट चल रहे हैं, उनमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, सभी में बढ़िया से झाग देता है, जिससे कपड़े की सफाई प्रॉपर हो पाती है। झाग के द्वारा ही तो डस्ट एंड डर्ट रिमूव होती है। ठीक है बच्चों, हमारे कपड़ों से। अब ये कपड़ा धोने में काफ़ी मतलब कहने का मतलब है डिटर्जेंट सबसे बेस्ट है कपड़ा धोने के लिए। इसीलिए काफ़ी समय से डिटर्जेंट आज भी मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी की पसंद है। रासायनिक दृष्टि ये साबुन से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़ा अधिक साफ होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों अच्छे से समझ में आए हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाती रहूं। और लाइक और कमेंट करना एक मोटिवेशन है और इससे किसी का फ़ायदा नहीं। तो बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।